हो गया। चलो, तो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं कुंदन पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है, जो हमें जानना है डीएनए के विशिष्ट गुण। क्या जानना है हमें? डीएनए के विशिष्ट गुण, यानी कि साइलेंट फ्यूचर ऑफ डीएनए। क्या जानना है हमें? साइलेंट फ्यूचर ऑफ डीएनए। देखो मेरा मार्कर कहीं की रखाओ। बुक के ऊपर है, बुक के अंदर है। ओके, अब मेरा मार्कर मेरे पास है। तो क्लास की शुरुआत हेडिंग के साथ, और हेडिंग आपके पास। हेडिंग ये रहा, डीएनए के विशिष्ट लक्षण, यानी साइलेंट फ्यूचर ऑफ डीएनए। आज का ये टॉपिक बड़ा वीवीआई है आप लोगों के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। और मैंने इसको वीवीआई कह भी दिया है, वीवीआई टॉपिक ऑफ बायोलॉजी 2026। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हमें पढ़ना है डीएनए के विशिष्ट लक्षण। तो कल वाली क्लास की थोड़ी आज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एग्री? तो हम बताना चाह रहे थे कि आपने कल डीएनए पढ़ा था, और डीएनए के दो प्रकार का अंतर आपने पढ़ा था। वो कौन कौन से दो प्रकार थे? यूकेरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो यूकेरियोटिक डीएनए कहां कहां पर हमें प्राप्त होता है, ये हम आपको बताए थे। केंद्रक के अंदर प्राप्त होता है और कोशिकांगों के अंदर प्राप्त होता है। और प्रोकैरियोटिक डीएनए कहां कहां प्राप्त होता है? जी, ये गुणसूत्र डीएनए होता है। कैसा सूत्र? गुणसूत्र। तो ये प्रोक्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, जो कि कहां प्राप्त होते हैं? कोशिका द्रव में प्राप्त होते हैं। कहां प्राप्त होते हैं? तो एक जो है यूकेरियोटिक, ये आपको प्राप्त हो जाता है केंद्रक के अंदर और कोशिकांगों के अंदर। और ये जो प्राप्त होता है, ये कोशिका द्रव में प्राप्त होता है। इसकी भी दो प्रकार हमने बताया था। वो दो प्रकार क्या था आपको बताया था? न्यूक्लियर डीएनए और कोशिकांग डीएनए। किसका? यूकेरियोटिक का। और प्रोकैरियोटिक का क्या बताया था? हाँ, प्रोक्रोमोसोमल डीएनए और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अच्छा, एक बात आपसे सवाल करनी है कि हमने कल डीएनए का वजन भी नापा था अलग अलग, और ये किस में नापा था? कौन सा वो ग्राम था? बहुत सुंदर। कौन सा ग्राम था? पिकोग्राम। तो एक पिकोग्राम से अधिक किसका वजन होता है? यूकेरियोटिक का। और एक पिकोग्राम से कम वजन किसका होता है? बहुत सुंदर। इंट्रॉन्स किस में दिखाई पड़ते हैं? यूकेरियोटिक। बहुत सुंदर वसीम। तो किस में दिखाई पड़ते हैं इंट्रॉन्स? यूकेरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में दिखाई नहीं पड़ता है। इंट्रॉन्स करता क्या है? प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, वो पीछे वाले बच्चे टोपी खोल दो। हाँ बेटा, टोपी खोल के सुनो, ठीक है? गोपी मैंने आपको नहीं कहा, बाबू को आप भी खोल दो। खोल ही दो, अच्छा ही रहेगा। चलो ठीक है। तो आज पढ़ना क्या? डीएनए के विशिष्ट लक्षण, यानी कि उसकी बारे में बताना, उसका क्या क्या लक्षण है। जैसे किसी लड़के के बारे में कह देते हैं लफुआ बच्चा है। कैसा बच्चा? लफुआ बच्चा है, बेकार है, अच्छा नहीं है। तो उसी प्रकार से डीएनए के भी कुछ अच्छे लक्षण हैं। तो पहला लक्षण क्या है बेटा डीएनए का, जो हम आपको बताने वाले हैं कि यह दो श्रृंखला वाला होता है। कैसे श्रृंखला? दो श्रृंखला। आप यहां देख पा रहे हो, दो श्रृंखला है। तो ये कैसे श्रृंखला वाला होता है? दो श्रृंखला वाला होता है। एक आपका ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। तो इस श्रृंखला का कुछ तो नाम होगा ना। तो इसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और कितनी श्रृंखला है बेटा? दो। तो पहला जो इसका निकल जाता है, इसकी विशेषता, प्रथम विशेषता किसमें क्या होते हैं? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ठीक है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं इसको, क्या कोई बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं इसको?
कि डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है? कौन बोल सकते हैं? बोलिए नकुल। हाँ, डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इधर इन लड़कियों में कोई बोल सकती है भाई? ये फरक सिर्फ हंसती रहेगी। बोलो क्या होता है? डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। अच्छा, ये बेबी का भी तो बायोलॉजी है, बी फॉर बेबी, बी फॉर बायोलॉजी। तो बेबी बताओ बायोलॉजी का। हाँ, खड़े हो जा पहले। वाह वाह, पीछे अमरजीत का भी तो बायोलॉजी है। जरा हमें जोर से बोलो तो क्या होगा? हमने क्या बताया? बोलिए। पोली श्रृंखला नहीं बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इधर से गुड़िया भी हंस रही है कि सर जी हमको भी चांस दे दो, बोल ही देते हैं। बोलो तो गुड्डी। अब 2-3 नाम तो हो ही गया, गुड्डी, गुड़िया, अब गुड्डू भी बोल देंगे। चलो बोल तो। हाँ, बहुत सुंदर। उधर से आशीष बोल रहे सर मेरा नाम आपने बोले। आशीष जरा जोर लगा के बोलो तो वहां से, देखते आवाज यहां तक आती है कि नहीं। ये शब्द मुंह में नहीं आता है, बड़ा कठिन शब्द है। तो मेरे साथ ये शब्द बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए पॉली न्यूक्लियोटाइड। फिर से बोलेंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसको 3 भाग में बांट दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बाकी तो श्रृंखला है। अच्छा, बायोलॉजी वाले एक और हैं पीछे, टोपी वाले। पीछे मत देखो, बोलो। चल बोलो रेयान, बोल। वाह, बहुत सुंदर। तो हमें लगता है ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा, मक्खन हो गया ना। तो डीएनए की कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है? अगर एग्जाम में सवाल 1 नंबर के लिए पूछ लो तो लिख सकते हैं ना। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि डीएनए की कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है? कितनी होती है? 2। ठीक है, तो लिख लें। तो लिख लीजिए, डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। क्लियर? अब ये जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है ना बेटा, ये समांतर क्रम में जाती है। कैसे? समांतर क्रम, लेकिन ऐसे घूमते हुए। ठीक है, ऐसे, यानी ऐसे घूमते हुए। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त दिशा में ये घूमता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो दक्षिणावर्त में घूमता हुआ जाता है। आप देख पा रहे हो कि इस तरह से ये मूव करते हुए ऐसे करके ये जा रहा है। ठीक है ना, ऊपर की ओर। तो ये देखो समांतर क्रम में है, लेकिन इसको हमने इस तरह से मूव कर दिया ना, तो ये कर्व होते जा रहा था। ये समांतर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन है बिल्कुल ये समांतर। ठीक है, अब इसका क्रम जान लेते हैं। समांतर लाइनें कैसी होती है? 2 लाइनें अगर आपस में पैरेलल है तो क्या बोलेंगे? समांतर। लेकिन एक लाइन इधर की ओर जा रही है और एक लाइन इस तरफ की होती है, ये क्या कहलाएगा? प्रति समांतर। ये क्या कहलाएगा? प्रति समांतर। तो इसमें देखो हमने क्या किया, इसको 3 डॉट से चालू किया है। इसको डॉट नहीं बोलते बेटा, इसको प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम। क्या बोलेंगे हम? प्राइम।
तो ये 3 प्राइम से शुरू होता है और 5 प्राइम में जाके समाप्त होता है। और फिर देखना ये 5 प्राइम में आके समाप्त होता है, 3 प्राइम से ये शुरू होता है। तो यहां देखो क्या ये क्रम उल्टा पुल्टा है, एक इधर की दिशा है, एक इधर की दिशा है। यही चित्र आपका यहां बना हुआ है। ये 3 प्राइम से शुरू हुआ और 5 प्राइम में जाके एंड हो गया। और फिर देखो ये 3 प्राइम शुरू हुआ, ये कहां जा खत्म हुआ, 5 प्राइम में। तो इसकी दिशा कैसी है, विपरीत है। एक इधर जा रहा है, एक इस तरफ नीचे क्यों आ रहा है, इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से ये बन रहा है। एक हाथ इधर जा रहा है, एक हाथ इधर। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रति समांतर। क्या बोलते हैं बेटा, प्रति समांतर। तो अब हम कह सकते हैं कि डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होती है, प्रति समांतर होती है। क्या होती बेटा था, प्रति समांतर। क्या ये बात समझ में आया कोई? हम एक बार रिपीट कर दें कि डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, आपस में प्रति समांतर होती है। क्या होती है? तो एक बेटा पीछे बैठे हुए बहुत देर से हमारे शांत मिजाज के बोल सकते हैं बेटा, हम धीरज को बोल रहे हैं। धीरज बताइए तो हमने क्या बताया कि डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होती है, प्रति समांतर। क्या बोलेंगे, डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होती है, प्रति समांतर होती है। आप बोल सकते हो, जरा जोर से बोलो तो। डीएनए की दोनों श्रृंखला आपस में क्या होती है, प्रति समांतर। आपने थोड़ा शॉर्टकट बोल दिया, दोनों न्यूक्लियोटाइड बोलना। क्या बोलना, दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में क्या होती है, प्रति समांतर होती है। इधर से हम बोलना चाहेंगे कि ये निसरत बोलेगी। निसरत खड़े हो जाओ, आप बोलो कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में प्रति समांतर होती है। ऐसे बहुत बहुत अच्छा। इधर से ये सोच रही है कि अनुप्रिया के सर जी हमको तो चांस ही नहीं दे रहे हैं, है ना। अच्छा वसीम को, अच्छा ठीक है, अनुप्रिया पहले बताएगी। चलो बोलो फटाफट। आपस में, बहुत सुंदर वसीम। बहुत सुंदर। चलिए हम लोग लिख लें, आप लिख लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट, डीएनए की दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में कैसी होती है, प्रति समांतर होती है। एक लाइन और इसमें जोड़ दे बेटा, तथा इसकी दिशा 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। तथा इसकी दिशा, तथा इसकी दिशा 3 प्राइम से 5 प्राइम तथा 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। ठीक। नकुल एक गिलास पानी लो बेटा। आपने लिख लिया बेटा। अब अगला जो है हम ये बताएंगे कि डीएनए किस प्रकार से घुमा होता है। ठीक है ना बेटा। ये मैंने पेपर यहां लिया है, शायद इसी के लिए मैंने इसे प्रिपेयर किया है। तो ये मान लेते हैं डीएनए की अभी सीधा चक्र, अभी हमने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया, खींच के सीधा कर दिया। आपने किसी रस्सी को देखा होगा, 2 धागों से बना होता है।
दोनों आपस में लिपटे होते। तो ये डीएनए को मैंने इस प्रकार से घुमाना शुरू किया, देखो ऐसे करके ऐसे घुमा रहा हूं, देखो ऐसे, ठीक है, घुमा दिया। ये कैसा एक चक्र बनाते हुए जा रहा है, कैसा एक चक्र, और थोड़ा इसको घुमाते जाएंगे और इस प्रकार से। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है बेटा? तो ये इस प्रकार से चक्र बनता हुआ जाता है। तो ये चक्र कैसा है, कौन सा चक्र है? अभी आपको बताया दक्षिणावर्त, और इससे पहले फिजिक्स में आपको बताया था वामावर्त। तो भाई सभी चीज आपस में भाई बहन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपस में मित्र हैं, कुछ कुछ बातें इसमें मिलती है। हमने वामावर्त दिशा बताया था फिजिक्स में, जब आप कुछ नियम पढ़ रहे थे। आपको नियम याद है कि नहीं? जब चुंबकीय फ्लेमिंग का नियम पढ़े थे उस समय वामावर्त दिशा आया था कि नहीं आया था? चलो ठीक है। तो वामावर्त दिशा क्या हुआ? आप घड़ी की दिशा देखते हैं, घड़ी की दिशा क्या होती है? इस प्रकार से रन करता हो जाता है, ऊपर रन करता हो जाता है, जा रहा है ना, इस प्रकार से। ये दिशा जो प्राप्त हो रही है, और घड़ी का ठीक उल्टा दिशा कर दो बेटा, इस प्रकार से, ये ठीक उल्टा से। तो ये देखो वामावर्त क्या हुआ और दक्षिणावर्त क्या हुआ। आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि घड़ी को जो दिशा है, जो घड़ी दिशा में जा रही है, घड़ी की जो दिशा है इस प्रकार की, और घड़ी की जो विपरीत दिशा है इस प्रकार की, दोनों में एक अंतर है। दोनों की दिशा में क्या है? एक अंतर आ रहा है, एक डिफरेंस है दोनों में। तो यही डिफरेंस वामावर्त और दक्षिणावर्त को हमें समझाता है, ठीक है ना। तो दक्षिणावर्त क्या हुआ? दक्षिणावर्त ये हुआ जो हमने अभी बताया ना कि इस तरह से दक्षिण दिशा में। तो हमारा दक्षिण कौन सा बेटा? अभी मेरा दक्षिण कौन सा हो गया? ये हो गया ना, ये हुआ। और दक्षिणावर्त दिशा में हम मूव कर रहे हैं, तो ये इस तरह से मूव, ठीक है। तो दक्षिणावर्त दिशा में ये मूव करता जाएगा। तो तीसरा जो इसमें मेन थीम प्राप्त हो गया, क्या वीडियो चालू बेटा? इसमें मेन थीम ये हो गया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है, ये जो दोनों श्रृंखलाएं, ये दक्षिणावर्त दिशा में होती है। किस दिशा में? दक्षिणावर्त। ठीक इस तरह से ये घूमता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो लिखो डीएनए की दोहरी श्रृंखला दक्षिणावर्त दिशा में चक्रीय रूप से घूर्णन करते हुए अपनी आकृति बनाती है। अब आगे हम समझते हैं अगला पॉइंट। क्या ये कंप्लीट हो गया था? चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा। कितना नंबर? चौथा नंबर पॉइंट।
अब देख लो ये डीएनए का जो मोर है ना 3.4 नैनोमीटर पर एक मोर आता है डीएनए का। कितना? 3.4 नैनोमीटर पर। तो डीएनए का एक कुंडलन जो मोर होता है अगर उसे नैनोमीटर में प्राप्त करें तो 3.4 नैनोमीटर होता है। क्या आपको समझ में आ गया? बोल सकते हैं कि डीएनए का प्रत्येक मोर 3.4 नैनोमीटर में प्राप्त होता है। बोलिए तो। डीएनए कुंडलन का प्रत्येक मोर, ऐसे बोलिए। हाँ, डीएनए का प्रत्येक मोर 3.4 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग एक अगला पॉइंट लिख लेते हैं यहां पर। डीएनए का प्रत्येक मोर 3.4 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। डीएनए का प्रत्येक मोर 3.4 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। क्लियर है? अब यहां देख लो ये जो डीएनए का प्रत्येक मोर है हमने बताया कि 3.4 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। तो इसमें जो है ना 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है, यानी 10 नाइट्रोजन समाचार है। कितने हैं बेटा? इसके अंदर 10 नाइट्रोजन समाचार है, यानी 10 नाइट्रोजन के समाचार इसमें हैं। तो एक एक के बीच की दूरी कितनी हो गई? अब 3.4 को हम डिवाइड कर देंगे कितना बेटा? 10 से। तो डिवाइड करो 10 से, तो इसमें क्या करोगे? इसका पॉइंट उड़ा के आप नीचे कर दोगे ना 10। तो 3.4 बेटा कितना हो जाएगा? 100। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0.34। इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए का जो प्रत्येक नाइट्रोजन बेस पेयर है वो 0.34 नैनोमीटर में। कितना है? 0.34 नैनोमीटर में। कोई डाउट इसमें? तो एक बात आप बताएंगे कि डीएनए के एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजनी समाचार आते हैं? 10। कितने आते हैं नकुल? 10। थोड़ा सा आप मिस्टेक समझ लिए। तो डीएनए के नाइट्रोजनी समाचार की संख्या 10 होती है। कितने? डीएनए के एक कुंडलन मोर में, यानी एक मोर जब ऐसे घूमते हुए जाता है, एक मोर पूरा करता है, तो उसमें 10 नाइट्रोजन के बेस पेयर आपको दिखाई पड़ते हैं। ये नाइट्रोजन बेस पेयर, ये जैसे मैं एक डीएनए यहां बना लेता हूं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसमें ये लकीर है ना, ये बेस पेयर है। क्या है? बेस पेयर। तो आप गिनती करके जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये और ये यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है? 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है, यानी 10 नाइट्रोजन समाचार हैं। और इसकी दूरी कितना हो गई? 3.4 नैनोमीटर। तो एक का कितना हो गया? 0.34 नैनोमीटर। ने एक दो डीएनए नाइट्रोजन बेस पेयर उसके बीच की दूरी क्या हो गई? 0.34 नैनोमीटर। तो कुछ सवाल हम आपसे कर ले, देखते आपको कितना समझ में आया। तो एक कुंडलन के बीच की दूरी कितनी होती है नैनोमीटर में? बताइए। 3.4। और कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं कुंडलन में? कितने होते हैं? मजा नहीं आया? 10 होते हैं। और दो नाइट्रोजन अगर क्षार ले ले तो इनकी बीच की दूरी क्या होती है? 0.34 नैनोमीटर। हमने सबको डिस्प्ले में दिखा के आपको पूछ लिया, ठीक है ना बेटा? थोड़ा हम डिस्प्ले हटा दें, इसमें भी कॉपी पेस्ट है, तो देखते हैं कि नया डिस्प्ले। चलो एक और पेज लेते हैं। अभी ये पूरा प्लेन पेज आ गया। तो अब आप बता सकते हैं, तो आप बताएंगे डीएनए के कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। इसमें नाइट्रोजन के कितने बेस पेयर आते हैं?
और दो छोटे छोटे नाइट्रोजन बेस पेयर की दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। क्या आपको मक्खन हो गया? लिखा दें इसको। चलो ठीक है। तो लिखेंगे ये तो लिखा दिए डीएनए का प्रत्येक मोड़ 3.4 नैनोमीटर प्राप्त होता है और डीएनए के प्रत्येक मोड़ में 10 नाइट्रोजन समाचार होते हैं। 10 नाइट्रोजन समाचार होते हैं। ये इसी में इसी पॉइंट को लिख देते हैं जिसमें प्रत्येक नाइट्रोजन समाचार की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। लिख लिए? हमारे शरीर का बैकबोन क्या है? रीढ़ की हड्डी। क्या बेटा? रीढ़ की हड्डी क्या है? हमारे शरीर का बैकबोन है। यही हमारा मजबूत हड्डी है जिस पर हम खड़े हैं। अगर ये टूट जाए कहीं तो, अगर मान लो कि हमारी हड्डी यहाँ से टूट जाए तो हम खड़े रह पाएंगे? फिर कोई कच्चा बांस से खड़ा रख पाएंगे? नहीं बेटा, टूट जाएगी तो मतलब ख़त्म, समाप्त, गए काम से। ठीक है, तो ये हमारी हड्डी होनी जरूरी है। उसी तरह से डीएनए का भी बैकबोन है। आपके दिमाग में सर बैकबोन क्या है, ज़्यादा उलझाइए मत, सीधे फटाफट बता दीजिए। तो बैकबोन क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेयर, ये जो लेयर बन के आ रहा है, ये इसका बैकबोन है। और इसमें होता है क्या है? फॉस्फेट होता है। क्या होता है? फॉस्फेट। और क्या होता है? शुगर। क्या होता है? शुगर। इसको हम लोग शुगर को बोलते हैं शर्करा। क्या बोलते हैं? शर्करा। तो इसे कहते हैं शर्करा फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? शर्करा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बैकबोन उसका शर्करा फॉस्फेट होता है। क्या होता है? शर्करा फॉस्फेट होता है। तो लिखिए, समझ में आ गया बात? पॉली न्यूक्लियो टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बैकबोन शर्करा फॉस्फेट होता है।
क्या गुड्डू हंस रहे हो? कोई तो बात है, हट जाएंगे। राइटिंग खराब हो रही है क्या बेटा? हाँ थोड़ी तो है। चलो हम आगे से सोचेंगे बढ़िया से लिखने का। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। तो ये जो डीएनए बना है ना बेटा, ये जो आपका डीएनए बना है, क्या हम अगला पेज चलें? हो गया है। ये जो डीएनए बना है ये दो क्रम से बना, देख पा रहे हो? दो क्रम है इस पे, ठीक है ना? डीएनए का दो क्रम है, एक ये वाली क्रम है और एक ये वाला क्रम है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इन दोनों क्रम में आधा भाग जो इसका नाइट्रोजन बेस पेयर का, ये दूसरे का है और ये आधा भाग दूसरे का है। अगर ये एडेनिन होगा, हम शॉर्टकट में ये कर दें, अगर ये एडेनिन होगा, दूसरा छोर जो होता है उसका थायमिन का होता है। किसका होता है? थायमिन का। और अगर यदि एक छोर इसका साइटोसिन का होता है तो दूसरा छोर इसका किसका होगा? ग्वानिन का होगा। किसका होगा? ग्वानिन। अब ये कैसे याद रखेंगे? अल्फ़ाबेटिकली आप लिख लो। अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा? ए, फिर क्या आ जाएगा? सी साइटोसिन, जी ग्वानिन और टी क्या हो जाएगा? थायमिन। तो फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से होता है, फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से होता है और दोनों वाले का बीच से रिलेशन होता है। यानी एडेनिन का किसके साथ? थायमिन के साथ रिलेशन होता है। एडेनिन किसके साथ? थायमिन के साथ। और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ। क्या याद रहेगा? बता सकते हो? तो एडेनिन का किसके साथ होता है? पेट नहीं पड़ा, मजा नहीं आया। एडेनिन किसके साथ होता है? एकदम अच्छा ही नहीं लगा हमको। एडेनिन किसके साथ होता है? और साइटोसिन का? ये तानिया तो बोलवे नहीं करती है। तो बताओ तानिया, खड़े हो जा पहले। एडेनिन का किसके साथ संबंध होता है? थायमिन का। और साइटोसिन का? ग्वानिन के साथ। बैठ जाओ। इधर बैठी लक्ष्मी है तो लगता है सर जी हमको भूल ही गए। जरा खड़ा हो जा लक्ष्मी। लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी मेरे पास भी आएगी, धन वाली लक्ष्मी। तो लक्ष्मी तू अपसेंट काहे रहती है कभी कभी? अच्छा, तबीयत खराब होता है। तो ये बताइए कि एडेनिन के साथ क्या आता है? बहुत सुंदर। और साइटोसिन के साथ? साइटोसिन क्या आता है? ग्वानिन। क्या बोलेंगे? हाँ, ये अब एकता ही बोलेगी सर, हमसे ही पूछिए आप। खड़े हो जाओ एकता। अच्छा ये बताओ एकता कि एडेनिन के साथ क्या आता है? थायमिन। और साइटोसिन के साथ? ग्वानिन। अच्छा, पीछे भी कोई बैठी है क्या? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तो एडेनिन के साथ क्या आता है? थायमिन। और साइटोसिन के साथ? ग्वानिन। अब ये कि ये भी बच गई है। चल खड़ा जा, तू काय छोटी रहेगी। तू भी बता, एडेनिन के साथ क्या आता है और साइटोसिन के साथ? तो आपको लगता है याद हो गया होगा ना? ठीक है, चलिए बैठ जाइए। तो हम लोग लिख लें इस पॉइंट को कि नाइट्रोजन बेस पेयर में या नाइट्रोजन समाक्षार में क्या बोलेंगे? ये पेज समाप्त हो गया ना? कितने पॉइंट हो गए? 7वां होगा, 7वां होगा। तो नाइट्रोजन समाक्षार में नाइट्रोजनी कर देना, नाइट्रोजनी समाक्षार में नाइट्रोजनी समाक्षार में एडेनिन के साथ क्या आता है? थायमिन। और साइटोसिन के साथ क्या आता है? ग्वानिन आता है।
नाइट्रोजनी समाचार में ए के साथ टी और टी के साथ जी आता है। हाँ ठीक है, अच्छा चलो बढ़िया, ठीक तो है। तो टोटल कितने हो गए बेटा? काफी हैं, 5 ही आपको लिखने। कितने लिखने हैं? और 7 तो आपके आग हो गए आज, ठीक है ना। तो हम एक बार रिपीट कर ले सारे को पॉइंट को। पहला पॉइंट आपको क्या बताया था, याद कीजिए। हाँ, डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। दूसरा क्या बता सकेंगे आप? आपस में प्रति समांतर होती है। देखो दिमाग में रखना, किसी समय आके यहाँ बुलवा सकते, बोलेंगे कोई 5 बोलो। अब भरत माथा में हाथ दे कहीं चल मेरा तो नाम नहीं ले ले, कैमरा के आगे मेरा हालत तो खराब हो जाएगा। अभी पसीना पूछना पड़ेगा गर्मी में, वो गर्मी तो पसीना आता ही है। ठीक है ठीक है, हम बुलाएंगे। अच्छा आपको नहीं, चलो ठीक है। तो पहला हमने क्या बताया था, डीएनए न्यूक्लियोटाइड की कितनी श्रृंखला होती है? 2। और दोनों आपस में क्या, दूसरा हमने क्या बताया, आपस में कैसे दोनों प्रति समांतर होते हैं। फिर हमने तीसरा क्या बताया, आप तो गए काम से, दक्षिणावर्त दिशा में चक्रीय रूप से घूमते हुए जाती है, इस प्रकार से फोल्ड होते हुए जाता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो दक्षिणावर्त दिशा में ये मुड़ते हुए जाती है। तो तीसरा पॉइंट आपका कवर हो गया। चौथा पॉइंट क्या बताया? हाँ, डीएनए का प्रत्येक मोड़ क्या होता है? 3.4 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, प्रत्येक कुंडलन का मोड़। ठीक है ठीक है। और अगला पॉइंट क्या बताया था? जी जी जी, बहुत सुंदर नकुल, कि डीएनए के प्रत्येक कुंडलन पर 10 नाइट्रोजन क्षार आते हैं। कितने क्षार आते हैं? 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है। अब अगला एक पॉइंट और बताया था आपको इसी संबंध में, कि 10 नाइट्रोजन क्षार आते हैं तो दोनों के बीच कितनी दूरी होती है? 2 नाइट्रोजन बेस पेयर की बीच दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। बोलो, बताए थे ना? बताए थे, और बताए थे। और क्या पॉइंट बताया था? हाँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जो फॉस्फेट है और जो सुगर है, दोनों मिलकर जो बनाई उसकी जो चेन का जो श्रृंखला बनाया है, जो श्रृंखला बन के आई, जो बैकबोन बना है, वो कैसा? शर्करा फॉस्फेट इसको कहते हैं, या फिर आप सुगर फॉस्फेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सुगर फॉस्फेट या फिर शर्करा फॉस्फेट, एक ही बात हुआ, सुगर को ही शर्करा कहते हैं ना। शर्करा फॉस्फेट की बनी होती है इसकी बैकबोन, है ना। और कुछ बताया था इसकी, बताइए। एडेनिन के साथ क्या आता है? थायमीन। और साइटोसिन के साथ क्या आता है? और एक चीज कोई छूट गया, यस यस, प्राइम। 3 प्राइम से 5 प्राइम इसकी दिशा होती है, और 5 प्राइम से 3 प्राइम इसकी दिशा होती है ना। दोनों दिशा आपस में विपरीत है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? प्रति समांतर। क्यों बोलते हैं प्रति समांतर? क्योंकि 3 प्राइम से ही शुरू होता है और 5 प्राइम में जाता है। तो एक इधर 3 प्राइम से 5 प्राइम, उधर 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो एक दूसरे का ऑपोजिट होने के कारण क्या बोलेंगे इसको? प्रति समांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रति समांतर। तो आपका आज का पॉइंट में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? पूरा मक्खन हो गया बेटा। तो कल हम लोग फिल पढ़ेंगे एक अच्छा से क्लास में। तो आज यहीं किसी को बोलना है कुछ? वसीम बोलना है बेटा? नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है। तो आज में कुछ बोलना है तो बोलो किसी को, हम आज आपको भी करवा देते क्लियर। सारे डाउट्स खत्म हो गए? कोई डाउट्स नहीं है? चलो ठीक है, तब वीडियो यहीं रोकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।